हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग स्कॉलरशिप जो कि मैंने कल डिस्कस किया था एनएसपी के बारे में, तो उसी का एफएक्यू यहाँ तुम लोग देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में एफएक्यू फॉर द एप्लीकेंट्स दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल वे में देख लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि कितने सारे एफएक्यू उन्होंने दिया हुआ है, उसका आंसर किस तरह से दिया हुआ है। तो अगर इस पे तुम क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा एंड तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इसमें टोटल 31 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो यहाँ पे जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं तुम यहाँ देख सकते हो, सेंट्रल स्कीम्स है, यूजीसी एआईसीटीई स्कीम्स है या फिर स्टेट स्कीम्स है। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कॉलरशिप है। इन सारे स्कीम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही था। तो उन्होंने आंसर दिया है, the eligibility criteria of different schemes hosted at NSP varies from scheme to scheme. Students studying in India and fulfilling the requirement of various scheme guidelines of various ministry are eligible to apply for the scholarships. The detailed guidelines are available on the home page of the portal. तो यहाँ जैसे कि मैंने बोला, यहाँ सेंट्रल स्कीम्स है, यूजीसी स्कीम्स है, फिर स्टेट स्कीम्स है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं एंड सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। तो तुम लोग जाके सबका गाइडलाइंस चेक करो, उसके अकॉर्डिंग उसका क्राइटेरिया देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर द स्कॉलरशिप होस्टेड ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आंसर है, ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स, प्री मैट्रिक एंड दूसरा है पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस एमसीएम जिसको बोलते हैं, या फिर टॉप क्लास। All these are online schemes and any eligible student may apply for a scholarship under any of the schemes on the National Scholarship Portal. The URL of the portal is ये दिया हुआ है, URL scholarships.gov.in। तो यहाँ तुमने देख लिया है, जो लोग क्लास 10th में है, मैट्रिक में तो क्लास 10th होता है, तो क्लास 10th से पहले भी तुम भर सकते हो स्कॉलरशिप एंड क्लास 10th के बाद भी तुम स्कॉलरशिप भर सकते हो। तो क्लास 10th के बाद बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, जैसा कि है पोस्ट मैट्रिक, जैसे तुम लोग 11th 12th में भरते हो वो वाला है। मेरिट कम मींस एंड टॉप क्लास, ये हायर एजुकेशन, ये क्लास 12th के बाद वाला ही है टॉप क्लास। तो यहाँ बोला गया है, अगर तुम पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो वो फ्रेश एप्लीकेशन तुम भरोगे। एंड पहला पॉइंट है, ऑन द होम पेज ऑफ एनएसपी अ न्यू यूजर कैन क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन टू सेलेक्ट स्कीम डिटेल्स एंड अदर मैंडेटरी रिलेवेंट डिटेल्स। सेकंड में है, after registration, the applicant will get a unique application number and password as SMS in the registered mobile number. After getting the unique application number, the applicant can click on login for the detailed application form. तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तुम देख सकते हो, ये न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर तुम होम पेज में देखोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो तुमको पूरा फॉलो करना है। एंड जैसे ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तुमको एक लॉगिन आईडी मतलब एप्लीकेशन आईडी दे दिया जाएगा एंड पासवर्ड भी दे दिया जाएगा तुमको एसएमएस के थ्रू। तो यहाँ लॉगिन में क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें फ्रेश एप्लीकेशन फॉर 2021-22 लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, तो बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देना। एंड जो कैंडिडेट रिन्यूअल करवाना चाहते हैं वो देख लो, यहाँ पे ऑन द होम पेज अ न्यू यूजर कैन क्लिक ऑन लॉगिन ऑप्शन टू गेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विच डिस्प्लेज फ्रेश एंड रिन्यूअल फॉर सब्सिक्वेंट एकेडमिक ईयर। अगर तुम लोग ने ऑलरेडी फ्रेश एप्लीकेशन लास्ट ईयर या उससे पहले भरा है एंड तुम लोग रिन्यू करवाना चाहते हो, तो तुम लोग को पता है लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे जो रिन्यूअल का ऑप्शन है इस साल का, तो वो सिलेक्ट करके भर सकते हो। And third question है, can the applicant edit the information already saved and up to how many times? तो ये चीज एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है एंड यहाँ पे पूछा गया कि एप्लीकेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कितने बार एडिट कर सकता है। तो आंसर है, द एप्लीकेंट कैन एडिट द ड्राफ्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एज मेनी टाइम्स एज ही और शी wants until doing finally submit the online application. To edit the application, the applicant has to go to the option student login, enter the application ID and then click on submit login button. तुम लोग एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को, बट इतना ध्यान रखना कि फाइनल सबमिट करने से पहले तुम जितनी बार एडिट करना चाहो एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद तुम एडिट नहीं कर सकते हो। उसको एडिट किया जा सकता है लेकिन उसका प्रोसेस डिफरेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फील्ड्स द एप्लीकेंट कैन एडिट बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आंसर है, the applicant can edit all details except registration details. It may be noted that once the applicants finally submit the application,
it will be forwarded to the next level and after that the applicant can't edit further. तो यहाँ पूछा गया है कि एप्लीकेंट कौन कौन सा फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकता है, तो आंसर है तो तुम लोग कोई भी फील्ड एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिट करने से पहले। तुम लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है उसको एडिट नहीं कर सकते, तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तुम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद अलग से फ्रेश या रिन्यूअल वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तुम एडिट नहीं कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। Question fifth है what to do if applicant observe that some information in the online application needs modification after final submission of the application. So तुम लोग ने देखा था कि तुम लोग एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिट करने से पहले, लेकिन क्या करोगे अगर तुम लोग ने फाइनल सबमिट कर दिया है उसके बाद तुम लोग को रियलाइज होता है कि तुमको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ मिस्टेक हो गया है। तो उसका आंसर है immediately contact the nodal officer, either institute nodal officer or district or state level nodal officer where your application is lying for verification and request him to mark your application as defective. Once any application is marked defective, it is once again made available in the applicant's login in editable mode. Applicant can edit or modify the information except registration details and can resubmit it. तो जैसे ही तुमको रियलाइज होता है कि कुछ मिस्टेक है, तुमको एडिट करने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में कॉलेज को चला जाता है वो एप्लीकेशन। तो इस हिसाब से तुम डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर है इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप सेक्शन में कॉल करके अपना इशू बताओ, या फिर वो मेल करने भी बोलेंगे, तो जितना भी इशू है इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर को कॉल करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें मॉडिफिकेशन करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो तुम्हारे एप्लीकेशन को डिफेक्टिव मार्क कर देंगे एंड जैसे वो डिफेक्टिव मार्क होगा तब तुम फिर से उसको एडिट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडिट करके फिर रीसबमिट कर देना, तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है what should the applicant do if some particular scholarship schemes are not visible to applicant while filling online application? ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उनको पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम्स दिख नहीं रहा है अपने पेज पे। तो ऐसे केस में schemes displayed to the applicants depend on the information provided by the applicant while submitting online application and eligibility criteria of the schemes. Applicants should carefully check the correctness of information entered and go through the scheme eligibility criteria from the scheme guidelines. Guidelines and FAQ of the schemes are available on the portal. For further assistance, applicant may contact scheme owner, ministry or department, also known as ministry or department. Contact details of the nodal ministry of departments are available under services section on the portal. ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है कि जब वो लोग स्कॉलरशिप फॉर्म जा रहे हैं तो उनको पर्टिकुलर स्कीम्स नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुम लोग ध्यान से वो जो अपना एलिजिबिलिटी है वो सारा डिटेल्स अच्छे से भरना एंड वहाँ पे एक स्कॉलरशिप कैटेगरी होता है, तो वहाँ पे सेलेक्ट करने का होता है, एक प्री मैट्रिक वाला एंड दूसरा होता है पोस्ट मैट्रिक या एमसीएम या फिर टॉप क्लास। तो तुम लोग अगर करेक्ट वाला चूज करोगे तभी तुमको यहाँ दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ दिखा देती हूँ, अगर तुम यहाँ देखोगे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे तुम लोग चेक बॉक्स को चेक करते हो, कंटिन्यू में क्लिक करते हो एंड तुम लोग यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप कैटेगरी है ना, तुम लोग क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हो या एमबीए कर रहे हो, तो तुम लोग को पोस्ट मैट्रिक एंड टॉप क्लास और एनसीएम सेलेक्ट करना है एंड स्कीम टाइप में तुम लोग को स्कॉलरशिप स्कीम चूज करना है। अगर किसी ने बाय मिस्टेक इंसेंटिव स्कीम चूज कर लिया तो दिक्कत है, तो तुम लोग को स्कॉलरशिप स्कीम चूज करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर तुम लोगों ने करेक्ट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तुम लोग का नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट पर्सन है उसको कॉन्टेक्ट करो एंड उसके लिए तुमको सर्विसेज में जाके यहाँ देख सकते हो, उसके लिए तुमको सर्विसेज में जाना है एंड वहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन दिया होगा। जैसे 7th क्वेश्चन है what should the applicant do if his or her school or institute is not getting reflected while filling on application form? सबसे पहली बात तो जितने भी कॉलेज या स्कूल्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस रजिस्टर होंगे एनएसपी में, बट कुछ कुछ कॉलेजेस या स्कूल होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं। रजिस्टर भी होते हैं तो पर्टिकुलर जो कोर्स होता है वो रजिस्टर नहीं होता है, तो उसके लिए बोला है it might happen if the applicant's institute has not updated course level and course in which applicant is studying. Applicant should contact school or institute nodal officer and request him to update course level and courses in institute profile. Students are also suggested to cross-check the complete name and address of institute carefully.
टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इंस्टीट्यूट्स विद सिमिलर नेम्स। तो सबसे पहली बात, जब तुम लोग अपना स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे तो अच्छे से नाम और जो पता होता है इंस्टीट्यूट का वो केयरफुली सेलेक्ट करना, क्योंकि सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में स्कूल का नाम सेम होता है। तो एड्रेस से तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो कि तुम लोग का स्कूल या इंस्टीट्यूट जो है तुम लोगों ने सही सेलेक्ट किया है। तुम लोगों ने सही स्कूल और एड्रेस सेलेक्ट किया है फिर भी तुम लोग का कोर्स नहीं दिखा रहा है, तो तुम लोग अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल के जो नोडल ऑफिसर है उनको कॉल करके या मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो तुम्हारा कोर्स है उसको अपडेट कर दे इंस्टीट्यूट या स्कूल के प्रोफाइल में। 8th क्वेश्चन है, कैन एन एप्लीकेंट एडिट हिज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स? तो इसका आंसर है नो, एन एप्लीकेंट कैन नॉट एडिट हिज और हर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। However, before final submission of the application, he or she can withdraw the registration and apply for a fresh registration. तो अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कुछ इशू है तो क्या करना, तो तुम लोग अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको विड्रॉ कर लेना एंड उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना। जैसे अगर तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा सेम मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस देके, तो उसका लॉगिन करना, अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना एंड फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्कॉलरशिप का। 9th में है, विच फील्ड्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर मैंडेटरी? तो यहाँ लिखा हुआ है फील्ड्स प्रोवाइडेड विद द रेड एस्ट्रिक मार्क आर मैंडेटरी फील्ड्स। तो अगर तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में, तो तुम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये देख सकते हो ना, ये जो रेड एस्ट्रिक से दिया हुआ है, जितने भी रेड एस्ट्रिक होंगे तुमको ये कंपलसरी है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे कंपलसरी है। यहाँ ईमेल आईडी जो है ये ऑप्शनल है, बट आई वुड सजेस्ट जितना भी बेसिक डिटेल्स होता है वो तुम लोग दो। फोन नंबर, ईमेल आईडी तो मस्ट होता है अगर तुमको स्कॉलरशिप स्मूथली चाहिए तो। 10th में है, डज द एप्लीकेंट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन वन सिटिंग? इसका आंसर है नो, the applicant can fill up the online application in many sittings using saved draft until the applicant is satisfied that he or she has entered all desirable fields correctly. The software provides facility to save the application at every stage until the applicant click on submit button. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वन सिटिंग में तुमको सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तुम्हारा जब मन चाहे डेडलाइन से पहले भर सकते हो। एक दो फील्ड्स भरो, सेव करो, फिर कंटिन्यू करो। इट्स लाइक जब भी तुम डॉक्यूमेंट टाइप करते हो ना तो पहले लिखते हो फिर कंट्रोल एस करके सेव करते हो, वैसे यहाँ पे भी है। तो फील्ड्स एंटर करो एंड सेव ड्राफ्ट वाला ऑप्शन होगा बटन, तो उसको क्लिक करते जाओ सो दैट कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। 11th में है, व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी अपलोडेड ऑन पोर्टल व्हाइल अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप? इसमें पूछा गया है 11th क्वेश्चन में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है जब तुम एनएसपी का स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे। तो आंसर है, द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी अपलोडेड ऑन पोर्टल फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप may vary from scheme to scheme, and it is suggested to thoroughly check scheme guidelines for the details. However, the following documents are mostly required to be uploaded for first application if the amount of scholarship is more than 50,000 per annum. तो यहाँ बोला गया है, देखो बहुत सारे स्कीम है जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो, शिप्स है बहुत सारे, सेंट्रल स्कीम्स है, यूजीसी स्कीम्स है, स्टेट स्कीम्स है, तो ये बहुत सारे स्कीम्स है एंड सबका अलग अलग गाइडलाइंस है। ओके, तो सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड सारे स्कीम्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जितने भी एनएसपी स्कॉलरशिप है जिसमें तुमको 50,000 से ज्यादा मिलता है उसमें मोस्टली यही सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो लोग एक बार चेकआउट कर लो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज पर स्कीम रिक्वायरमेंट, एंड सेकंड में है इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। तो इनकम सर्टिफिकेट तो मस्ट है क्योंकि जो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो इनकम सर्टिफिकेट ही होता है। एंड जितना भी तुम लोग का गाइडलाइंस दिया होगा स्कीम का उसमें दिया रहता है कि कौन से अथॉरिटी से तुमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो मोस्टली तुम लोग अगर तहसीलदार से, रेवेन्यू ऑफिसर से अगर बनवा रहे हो तो वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग गाइडलाइंस में देख लेना कि तुम लोग को किस अथॉरिटी से बनवाने के लिए बोला गया है। थर्ड में है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर द स्कीम रिक्वायरमेंट। अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तुमको बनवाना पड़ेगा। एंड यहाँ जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर मैं जनरल से हूँ, पीडब्ल्यूडी हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम पीडब्ल्यूडी हो किसी भी कैटेगरी से तो तुम अप्लाई कर सकते हो पीडब्ल्यूडी स्कॉलरशिप के लिए। फोर्थ में है सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टेट यूटी
गवर्नमेंट एज पर द स्कीम रिक्वायरमेंट। तुम लोग को सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा एंड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो गाइडलाइंस में दिया रहेगा। फिफ्थ में है scan copy of bank passbook reflecting bank account number and IFSC details only in case not opted for Aadhaar based payment for pre-matric scheme where students do not have their own bank account. Parents or guardian can provide their own account details. जितने भी लोग हैं जो लोग क्लास 12 पास कर चुके हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई करने वाले हैं, अधिकतर केसेस में सारे स्टूडेंट का अपना सेविंग अकाउंट होता है, तो उनको अपना ही बैंक पासबुक का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। ओके, लेकिन अगर प्री मैट्रिक वाले स्कॉलरशिप के केस में जो लोग क्लास 10th भी अभी क्रॉस नहीं किए हैं, तो उस केस में तुम अपने पेरेंट्स या गार्जियन का पासबुक अपलोड कर सकते हो, लेकिन प्रेफर यही करना चाहिए अपने वाले पासबुक का स्कैन कॉपी ही अपलोड करना। ट्राई करो कि खुद का बैंक डिटेल्स हो तो वो बेटर होगा। एंड सिक्स में है रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे भी होते हैं जिसमें रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं। जैसे कुछ कुछ स्कॉलरशिप है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया हुआ है या फिर स्टेट स्कॉलरशिप्स हैं, तो उसके लिए रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। लेकिन आई थिंक सेंट्रल स्कीम्स में उतना ये रेसिडेंशियल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड बाय द एप्लीकेंट्स व्हाइल फिलिंग अप बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो अगर तुम बैंक अकाउंट डिटेल्स भरते हो तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है वो यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट्स मस्ट एंटर करेक्ट IFSC कोड ऑफ देयर बैंक ब्रांच केयरफुली। जो तुम्हारा IFSC कोड है, तुम्हारा सेविंग अकाउंट जिस ब्रांच का है वो सही IFSC कोड भरना है तुम्हें। नेक्स्ट है द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय देम are correct and account remains operational till the scholarship is received in account for eligible applicants। तो तुम लोग ट्राई करो जो भी डिटेल्स दो वो सही डिटेल्स दो, एंड जो भी तुम अकाउंट डिटेल्स दे रहे हो, जो अकाउंट दे रहे हो सेविंग अकाउंट का डिटेल्स, वो ऑपरेशनल होना चाहिए। थर्ड में है इट इज एडवाइज टू मेंटेन द सेम बैंक अकाउंट थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट। तो ये एडवाइस किया गया है कि जो तुम अभी अकाउंट डिटेल्स फर्स्ट ईयर में दे रहे हो, ट्राई करो कि रिन्यूअल के टाइम भी सेम अकाउंट डिटेल्स दो। फोर्थ में इट इज सजेस्टेड टू हैव द बैंक अकाउंट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर स्मूथ एंड हैसल फ्री स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट ऑल्दो इट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। फिफ्थ में बैंक अकाउंट होल्डर must check their KYC status from bank and if required the KYC must be done for successful transaction of scholarship amount। तो तुम्हारा जो सेविंग अकाउंट है उसका KYC प्रॉपर होना चाहिए। एंड सिक्स्थ में है applicants are advised to link their bank account with Aadhaar for faster disbursement and ensure that account remains active till disbursement of the scholarship। तो तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें आधार लिंक होना चाहिए सो दैट तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए। सेवेंथ में है बैंक अकाउंट मस्ट बी ऑपरेशनल और एक्टिव टिल डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप। जो तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स तुम दे रहे हो वो ऑपरेशनल या एक्टिव होना चाहिए 4 साल तक जब भी तुम स्कॉलरशिप ले रहे हो। बैंक अकाउंट मस्ट बी प्रिफरेबली इन शेड्यूल्ड बैंक विद कोर बैंकिंग फैसिलिटी। एंड नाइन्थ में है इन केस ऑफ पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास और MCM based scholarship schemes the bank account must be in name of applicant or student only। In case of pre-matric scholarship scheme, the bank account should be in name of either applicant or student, or the applicant can have a joint account with his or her mother, father or guardian as indicated in the application। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड जो नेक्स्ट FAQ है 13 से लेकर 31 तक उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।